अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल ऑल इन वन में। जैसे कि आप जानते ही हो, हम पहले ही क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 सिविक्स के चैप्टर 2। तो क्लास 6 के जो सिविक्स का पहला चैप्टर था वो था डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था वो था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारे पास तीसरा चैप्टर है क्लास 6 सिविक्स का, वो है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर कंट्री में एक गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है और हर कंट्री में एक गवर्नमेंट होती भी है। अब वो कंट्री में गवर्नमेंट क्यों होती है, किस लिए होती है, ताकि वो जो कंट्री है उस कंट्री में कहाँ पे हमें रोड्स बनाने होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कहाँ पे रोड्स बनाने होंगे, स्कूल्स बनाने होंगे, वो एक गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि एक कंट्री में कहाँ पे रोड्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे हमारे पास स्कूल कम है वहाँ पर हम स्कूल ज़्यादा बनाएंगे। अगर ऑनियंस की या किसी और सब्जी की का प्राइस ज़्यादा होता है, तो अगर किसी सब्जी का या किसी फ्रूट्स का मतलब प्राइस ज़्यादा होता है कहीं पे, तो प्राइस को कंट्रोल कैसे किया जाए, या अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो बिजली कैसे पहुंचाया जाए। तो ये सब जो काम होता है कि किस गांव में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में हमें बिजली पहुंचानी है, स्कूल बनाने हैं, किसी मतलब वेजिटेबल का या किसी फ्रूट का या किसी और गुड का हमें प्राइस कम करना है या ज़्यादा करना है, हमें रोड्स यानी कि सड़क कहाँ बनानी है, तो हमें स्कूल्स कहाँ बनाने हैं, हमें हॉस्पिटल कहाँ बनाने हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहाँ पे बनाने हैं, हमें डेवलपमेंट्स कहाँ पे कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, ये सब जो डिसीजंस होते हैं ये एक गवर्नमेंट लेती है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो हर कंट्री में होती है, जो उस कंट्री के जो इंटीरियर और एक्सटीरियर काम होते हैं वो मैनेज करती है, और यही गवर्नमेंट का काम वही काम होता है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो जो एक कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना, उसका ये भी काम होता है कि वो जो मतलब उसकी जो अपनी टेरिटरी है, बाउंड्रीज है, बॉर्डर लाइन्स है, वो उनको प्रोटेक्ट करे, और कोई जो अदर कंट्री हो या कोई मतलब एनिमी कंट्री हो, वो उस देश की, उस कंट्री की जो बॉर्डर लाइन्स है उसको क्रॉस ना कर पाए। तो जो एक कंट्री है उस पर ये भी मतलब फर्ज होता है कि वो अपनी कंट्री, वो कंट्री की गवर्नमेंट है, अपनी जो बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स है, उनको प्रोटेक्ट करे। इट ऑल्सो it is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। तो इसमें लिखा है कि जो एक कंट्री है ना, वो क्या करती है, वो बाकी जो मतलब कंट्रीज होती है उसके साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करती है। जो अपनी उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो मेंटेन करती है, बाकी कंट्रीज के साथ वो ट्रेडिंग भी अच्छी करती है। और इसी के साथ साथ उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, उस पर ये फर्ज होता है कि उसके अंदर जो सिटीजन्स है, जो उस कंट्री के नागरिक है, उस कंट्री की गवर्नमेंट अपने नागरिक को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को उनको खाना खिलाए, उनकी जो मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, उनको मेंटेन करे, उनको वो राइट्स दे कि उनके पास बेसिक नीड्स होनी चाहिए उस कंट्री की सिटीजन्स के पास। तो ये कौन मेंटेन करती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट मेंटेन करती है। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेस एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। देखो, जब भी कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर आता है ना, जैसे कि सुनामी हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो ये कंट्री की, उस कंट्री की गवर्नमेंट ही होती है जो अपनी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं, जहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या किसी तरह की जो मतलब घटना हो गई वहाँ पे, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बचाने का काम, उनको सिक्योरिटी का काम, प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, वो उस कंट्री का गवर्नमेंट का काम होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली बात किस्मत से मतलब एक कंट्री के, मान लो एक कंट्री के अंदर किसी जगह पे, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में सैलाब आ गया, फ्लड आ गया या सुनामी आ गई, अब वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पर लोगों को बचाने का काम, और जो वो लोग हैं जिनकी मतलब जिनका मकान या जायदाद मतलब पानी में बह गया या किसी और डिजास्टर अर्थक्वेक की वजह से मतलब नुकसान हो गया उनका, तो उनको जो एड देना होता है, उनको जो उसके बदले में कॉम्पनसेशन देना होता है, मुआवजा देना होता है, वो उस कंट्री की गवर्नमेंट सब मैनेज करती है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find
द पीपल इन अ कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो अगर किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी कंट्री की किसी जगह पर, वहां पर किसी ने कोई क्राइम किया, मान लो कोई मर्डर किया या कोई और क्राइम किया, तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वहां पर मतलब गवर्नमेंट का एक हिस्सा होता है, एक जुज होता है, पार्ट होता है, इसको हम कोर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री के जो है 3 मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं पार्लियामेंट हो गया, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गई। तो जुडिशरी जो है ना वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट ही है। तो अगर किसी कंट्री में कोई बंदा है, कोई इंसान है जो कि क्राइम करता है, मर्डर करता है या कोई और क्राइम करता है, तो उसको सजा देने का काम भी कोर्ट का ही होता है। तो कोर्ट भी क्या है, कोर्ट भी गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, एक जुज होता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि perhaps you are wondering how government manage to do all this। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि आप ये सोच रहे हो गए कि गवर्नमेंट इतना सब मैनेज कैसे करती है, एंड वाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और गवर्नमेंट को ये क्यों जरूरी होता है कि गवर्नमेंट ये सब मैनेज करे। देखो, when human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made। देखो अगर मतलब कहीं ऐसी जगह पे है ना, कोई ऐसी जगह है, सोसाइटी है, जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं और वो क्या करते हैं, मिलजुल के टास्क कंप्लीट करते हैं, कोई काम कंप्लीट करते हैं, तो उस सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो सोसाइटी के कामों को मैनेज करती है अलग अलग लेवल पे। और इसी ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी लेवल पे होती है ना, तो गवर्नमेंट फॉर्म होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, लोग मिल के काम करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं अलग अलग चीज़ के। जिसके हमारे पास पुलिस है जो कि इसका अपना काम है, आर्मी विंग है जिसके पास अपना काम है, टीचर्स है उनका अपना काम है, लेक्चरर्स है उनका अपना काम है, डॉक्टर्स से उनका अपना काम है, इंजीनियर से उनका अपना काम है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि मतलब पटवारी हो गए, उनका भी अपना अलग काम है। तो हर किसी मतलब लेवल पे ना, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मतलब अपने लेवल पे काम होता है, सीक्वेंस लेवल पे। लेकिन जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल गई, बाकी स्टेट्स की मिल गई, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनते मिल के नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो हमारी सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। तो ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। तो आगे इसमें लिखा है, some rules have to be made that apply to everyone। For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions, implementing those among all people living in their territory। देखो कुछ रूल्स ऐसे बनाने पड़ते हैं ना एक कंट्री में, जो कि सेंट्रल लेवल पर हो, जो कि पूरी कंट्री में सबके लिए अप्लाई हो जाए। क्यों आप सबके लिए अप्लाई हो जाए वो रूल्स, ऐसे लॉज? क्योंकि उस कंट्री में, एक कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको काबू में रखना होता है, वरना तो लोग उनको लूट लेंगे। जैसे कि अगर एक कंट्री में मान लो हमारे पास जंगलात है, फॉरेस्ट्स है, उनमें ट्रीज है, अगर गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट्स की और ट्रीज की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी, तो जो इस कंट्री के या किसी कंट्री के जो सिविल लोग हैं वो क्या करेंगे, वो डिफॉरेस्टेशन ज्यादा करेंगे, ज्यादा पेड़ काटेंगे, पत्थर निकालेंगे और अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ जाएगी और नेचुरल जो मतलब हमारे पास डिजास्टर्स है वो ज्यादा आ जाएंगे। तो इस सबको कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं जो कि पूरे कंट्री के लिए लागू हो जाए, ताकि वो कंट्री जो है अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की और अपनी कंट्री के अंदर जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उन सब को वो प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, क्योंकि वो मतलब गवर्नमेंट की अपनी लीडरशिप होती है, लोग जो है विलिंगली अपनी गवर्नमेंट चूज करती है, जहां पर ज्यादा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट फिर क्या करती है, अपनी सिटीजन्स को, अपनी कंट्री के लोगों को राइट्स भी देती है, लेकिन साथ साथ उनको ऐसे पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस, कुछ इनसे इनको रूल्स भी देती है जो कि सब लोगों को मानने पड़ते हैं बाय विलिंगली, उनके क्या बोलते हैं उसको, रजामंदी के साथ, लोगों की रजामंदी के साथ। टेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग देयर इन द टेरिटरी। अब ये जो रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन जो कि सबके लोगों के लिए अप्लाई होते हैं, ये गवर्नमेंट जो अपनी कंट्री में, एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मतलब पूरे लोगों पे अप्लाई करती है एक कंट्री के अंदर। नाउ दैट यू नो
द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things can you think of how it manages to do all this. The government works in different levels. अब आपको ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंट्री को मैनेज करती है, अपनी कंट्री में क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी प्रोटेक्शन करती है, उस कंट्री के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या हेल्थ केयर हो गया, या कोई ऐसी फाइनेंशियल एड हो गई, डिफरेंट अलग अलग स्कॉलरशिप्स या अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, स्कीम्स के थ्रू। तो ये सब कौन करती है, कंट्री की गवर्नमेंट करती है, जो कि अपनी कंट्री के अंदर मतलब अपनी कंट्री के अंदर अब जो लोगों को और अपनी कंट्री के अंदर जो सब कुछ होता है वो मैनेज करती है, और कंट्री के बाहर जो बाकी कंट्रीज के साथ है उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप रखती है। कौन, एक कंट्री की गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट होती कैसी है, ये तो समझ आ गया गवर्नमेंट काम क्या क्या है, लेकिन गवर्नमेंट होती कैसी है, गवर्नमेंट के लेवल क्या क्या है। देखो, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स एट द लोकल लेवल। देखो पहला हो गया लोकल लेवल, एट द लोकल लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। देखो गवर्नमेंट की तीन लेवल्स होती है, तीन लेवल्स। कौन कौन लेवल होती है, पहला हो गया जो गवर्नमेंट के लेवल है ना वो है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है ना वो पूरी कंट्री पे हुकूमत करती है, राज करती है, वो पूरी कंट्री को सेंट्रल लेवल पे मैनेज करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अब मतलब खुद से ही तो सब कुछ नहीं करेगी अकेले के दम पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो काम करती होती है वो कर रही होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके नीचे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, और इसके नीचे काम करती है फिर लोकल गवर्नमेंट। अब कैसे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा हो गया प्राइम मिनिस्टर, इसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसके साथ प्रेसिडेंट भी, काउंसिल मिनिस्टर भी। यहाँ पर स्टेट लेवल पे होता है हमारा चीफ मिनिस्टर, सीएम, और यहाँ पर जो होता है ना वो होता है मेयर होता है, और या आप मेयर के नीचे भी मान लो जैसे कि पंचायत राज हो गया। तो ये तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है एक कंट्री के अंदर। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अंदर ये ज्यादा ऐसा मतलब रूल होता है, ऐसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट और कौन, और लोकल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर आगे लिखा है द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड बी मीन इन विच कवर्स इंटर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स ऑन द एंटायर कंट्री। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है जैसे कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट हो गया उसमें जो मेयर आते हैं, या मैं ये बोलूँ पंचायत राज सिस्टम आता है, या म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन आती है। उसके बाद स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में हमारा चीफ मिनिस्टर आता है, हमारा गवर्नर भी आता है। इसके साथ साथ फिर आगे होती है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को हम नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो आगे आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारे इंडिया का, भारत का मैप बना हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टेट्स मेंशन की गई है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, एंड मनी मोर स्टेट्स यहाँ पर है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कैसे यहाँ पे मेंशन की गई है स्टेट्स, और स्टेट्स में जो आप मतलब क्या होती है, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है, और स्टेट के अंदर जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर होती है एक लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल गवर्नमेंट काम करती है अंडर द स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो सारी होती है वो अंडर काम करती है द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि अरबियन सी इस साइड में है, बे ऑफ बंगाल इस साइड में, तो ऊपर से चाइना का तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप ये सब देख सकते हो अच्छे से। ये म्यांमार हो गया, ये अदर कंट्रीज है, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, और ये बांग्लादेश, नेपाल, ये सब अदर कंट्रीज है। हमारे भारत में आप ये देख सकते हो स्टेट्स मेंशन की गई है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ये बाकी आप देख सकते हो पंजाब वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, पूरे इंडिया का मैप दिया गया है अच्छे से। तो ये आप जो है ना आप पास करके देख सकते हो अच्छे से, आप ये जूम भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर
स्टेट्स के साथ साथ उन स्टेट्स में, उन सारे स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स, ज़िले वगैरह आते हैं, वो सब यहाँ पे मेंटेन मतलब शो किए गए हैं। इस पे तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब उतना HD में नहीं आता है ये, लेकिन आप इसको गूगल पे भी या किसी और एप्लीकेशन से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर दिखाया गया है स्टेट्स और उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट, ज़िला वगैरह आता है, तो आप ये आराम से देख सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पर आप अच्छे से इसको सर्च कर सकते हो, जिसको देखना होगा वही। तो आगे चलते हैं, लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, लॉज एंड द गवर्नमेंट। देखो, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो these. This is only way governments can function, just like the government has the power to make decisions. लिखा कि जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो लॉज बनाती है जो कि हर किसी के लिए होती है अपनी कंट्री में। जैसे कि एक कंट्री हो गया हमारा भारत, हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लॉज बनाती है, और वो जो उसमें जो कुछ लॉज होते हैं ना, वो परमानेंट लॉज होते हैं, वो हर किसी स्टेट में अप्लाई होती है। यूँ तो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, अलग अलग स्टेट्स में आपको लॉज में थोड़ा मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा कुछ लॉज में, लेकिन मतलब कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी कंट्री में एवरीवन ऑल ओवर अप्लाई होता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है, वो डिसीजंस मतलब डिसीजंस लेती है सेंट्रल लेवल पर, पूरे इंडिया के लेवल पर। Similarly, it has the power to enforce the decisions. For example, there's a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. देखो, यहाँ पर भारत में ना, हमारे भारत में कुछ ऐसे मतलब लॉज है जो कि पूरे भारत में वाइडली, पूरे भारत में ऑल ओवर अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे भारत में एक ऐसा लॉ है कि जो जितने भी मोटरसाइकिल, बाइक्स, स्कूटीज वगैरह चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। जो तो हर मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। अगर किसी के पास गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। बट यहाँ पर इसने जो एग्जांपल दी है वो मोटर व्हीकल्स की दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो ये है कि जिस किसी के पास ये मोटर व्हीकल होगा हमारे भारत में, उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है इंडियन लॉ के हिसाब से। अगर आप किसी भी स्टेट में जाओगे हमारे भारत में, जैसे कि अगर आप जाओगे दिल्ली में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, हर किसी स्टेट में एंड हर किसी यूनियन टेरिटरी में ये लॉ एप्लीकेबल है हर किसी पर। जो भी कोई मतलब मोटर व्हीकल, स्कूटी हो, बाइक्स वगैरह हो चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। और जो भी लाइसेंस के बगैर मतलब पकड़ा गया, लाइसेंस के बगैर पकड़ा गया, उसको जेल हो सकती है या उस पर बहुत ज़्यादा फाइन मतलब उस पर लग सकता है, जैसे कि यहाँ पर सम ऑफ मनी लिखा हुआ है, ठीक है। Without those laws, the government power to make decisions is not much use. अब इन लॉज के बगैर हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को अच्छे से नहीं समझ सकते। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बनाती है जो कि पूरे भारत पर, पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होते हैं, तो तब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का पता चलता है। आगे बढ़ते, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ। कोई ऐसा मतलब आपको मतलब जिस यहाँ पर लिखा है कि डिस्कस करो किसी ऐसे लॉ पर जो कि पूरे भारत में एप्लीकेबल हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लॉज है जो कि पूरे भारत में एप्लीकेबल है और हर किसी को ना मतलब ये ऑब्लिगेटरी है, हर किसी के लिए ये मतलब अप्लाई है कि वो उस लॉ को मतलब क्या करे, फॉलो करे, उसका क्या बोलते हैं उसको आज्ञान करे। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताऊं कि मान लो हमारे भारत में एक एक्ट है, जैसे कि मैं आपको बोलूं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी यूनियन टेरिटरी में वो एप्लीकेबल है। दाज जिसको हम बोलते हैं, डाउरी लेना, वो मना है, सख्ती से उसको मना किया गया है। और आप ये नहीं कह सकते कि किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में दाज लेना एप्लीकेबल है, लीगलाइज है, ऐसा नहीं है। हर स्टेट में दाज लेना हमारे भारत के कानून के हिसाब से ये बैन्ड है, ये लीगलाइज नहीं है। या अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पूरे भारत में एक और लॉ एप्लीकेबल है जो पूरे भारत में अप्लाई होता है और हर सिटीजन को वो मानना चाहिए। आप किसी भी बच्चे से काम नहीं ले सकते हो, मतलब उससे मजदूरी आप नहीं करा सकते हो जिसकी उम्र 14 साल से नीचे है।
इफ अ चाइल्ड, उसकी एज 14 ईयर्स से कम है, उससे आप काम नहीं करा सकते हो, क्योंकि ये चाइल्ड लेबरी में आता है, चाइल्ड लेबरी में आता है। और इसके खिलाफ हमारे भारत में सख्त से सख्त सजा, सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, उससे आप काम नहीं करा सकते हो, मजदूरी नहीं करा सकते हो फोर्स के जरिए। इसी तरह से कुछ और मतलब ऐसे लॉज है जो कि पूरे भारत में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्डर करता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके लिए सख्त से सख्त सजा होती है, सख्त से सख्त सजा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसने मर्डर किया तो उसको वापस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या तो फांसी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर कोई किडनैपिंग के मसले में फंस गया, उसको भी फांसी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो जितने भी ये बड़े बड़े जुर्म है ना, इनके खिलाफ जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो लॉज है ना, वो पूरे भारत में एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर किसी ने मर्डर किया तो उसको फांसी हो सकती है, ये पूरे भारत में अप्लाई है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई मर्डर करता है उसको भी फांसी हो सकती है, अगर कोई तमिलनाडु में मर्डर करता है उसको भी फांसी हो सकती है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई जो बिजनेसमैन है या कोई जो मतलब ठेकेदार है वो किसी बच्चे से काम करा रहा है, उसको भी सजा मिल सकती है। और अगर यही जुर्म किसी और स्टेट में, दिल्ली में होता है या उत्तर प्रदेश में होता है, उसको भी वहां पर सजा मिलती है। इसी तरह से अगर कोई जो बंदा है, सिटीजन है हमारे भारत का, वो जम्मू एंड कश्मीर में मोटर बाइक चलाता है विदाउट लाइसेंस, उसको भी सजा या फाइन हो सकती है। और अगर कोई बंदा जो है वो मोटरसाइकिल चलाता है, मोटर बाइक चलाता है महाराष्ट्र में विदाउट लाइसेंस, लाइसेंस के बगैर, उसको भी सजा मिल सकती है। क्योंकि ये कुछ ऐसे लॉज है जो पूरे भारत में एप्लीकेबल होते हैं। आगे हम चलते हैं, तो आगे लिखा है यहाँ पे, in addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। मान लो कि हमारे भारत में कुछ ऐसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे दी गई है, मान लो कोई बंदा है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, बट उसको जॉब नहीं मिलता है। उसकी काबिलियत के बावजूद उसको जॉब नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके रिलीजन या उसके कास्ट के बेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मिसाल के तौर पे शेड्यूल कास्ट से है और उसने क्या किया है, उसने एग्जाम्स में टॉप किया है एंड उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी पोस्ट में एग्जाम को क्वालिफाई किया है, बट उसकी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट है। इस कास्ट के बेस पे उसको अब जॉब नहीं दिया जा रहा है। अब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या कोई मिनिस्टर या कोई स्टेट लेवल का गवर्नमेंट या स्टेट लेवल गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच किसी भी लॉ को अप्लाई नहीं कर, मतलब फॉलो नहीं कर रही है अच्छे से, तो उसके खिलाफ जो वो बंदा है वो कोर्ट में जा सकता है। उसके खिलाफ जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जुडिशरी है हमारे भारत में, हमारे भारत के जो मतलब है ना, तीन गवर्नमेंट के तीन मतलब अंग है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच है, स्ट्रांग ब्रांच। पहला तो हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं इसको यार, हाँ एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो गया जुडिशरी। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी जो है ना, मतलब ये किस लिए है, अगर कोई भी मतलब है ना, मतलब लॉ को फॉलो नहीं करता है कोई, मतलब आपको मैं बोलूं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट विंग या कोई भी ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल ब्रांच जिसका गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन हो, जो गवर्नमेंट का एक मतलब जुज हो, अगर कोई भी हमारे भारत में कोई भी मतलब लॉ को फॉलो नहीं करता है, लॉ को अच्छे से नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ हमारे पास कोर्ट से, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बोला कि मतलब एक शेड्यूल कास्ट के बंदे को, स्टूडेंट को जॉब नहीं मिला क्योंकि उसने एग्जाम तो क्लियर किया था, बट उसके पास उसकी जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट है। अब इसके खिलाफ वो बंदा क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट या वो बंदा, वो सिटीजन अब कोर्ट के पास जा सकता है और कोर्ट में वो मतलब अपने केस दर्ज कर सकता है और कोर्ट उसका फिर मतलब आगे फैसला सुनाएगी। एंड मैं आपको बोलूं, कोर्ट में किसी की नहीं चलती है। कोर्ट में बड़े बड़े जो मतलब
आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो भी कोर्ट में ना कांपते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होता है ना, मतलब उसकी मैं आपको मतलब कैसे समझाऊं, उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो मैं मतलब लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े आईजी, डीआईजी या हाई कोर्ट में ही आप मान लो, मतलब वो मतलब कांपते हैं वहां पे, उनकी नहीं चलती है वहां पे। तो कोर्ट जो फैसला सुनाते हैं वो फाइनल फैसला होता है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है ना, वो फिर फाइनल होता है। तो यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? The answer is to this question depends on the type of government there is in a country, in a democracy. देखो, who gives the government this power to make decisions and enforce laws? गवर्नमेंट को ऐसे पावर, मतलब इतना पावर कौन देता है एक कंट्री में? गवर्नमेंट को इतना पावर कौन देता है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाएगी, फिर पूरी कंट्री पे अप्लाई करेगी, और कंट्री में मतलब सारे सिटीजन्स को उसको अप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पर जो एक्चुअली इसका आंसर है ना, मतलब वो ये है कि हमारे जो भारत में ना डेमोक्रेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो लोग खुद बनाते हैं, खुद चूज करते हैं, और फिर वही गवर्नमेंट है ना, वो ऐसे लॉज बनाती है जिसकी वजह से, जिन लॉज के बेस पे पूरे सिटीजन्स को फायदा ही मिले, और कंट्री में एक स्टेबल, एक पीस मेंटेन रहे, सुकून, अमन मेंटेन रहे। वो कैसे? वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो यहां पे लिखा है कि इट इज द पीपल हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, लोग ही गवर्नमेंट को यह पावर देते हैं डेमोक्रेसी में, जहां पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब यह होता है कि वो गवर्नमेंट है जो लोगों ने ही इलेक्ट की हो, जिसको लोगों ने ही बनाया हो अपने लिए। They do this through elections in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, this person form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. देखो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना, वही इलेक्शन के जरिए वोट देते हैं। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, जो कि आप देखते भी हो, कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे इलेक्शन होते हैं या पंचायत इलेक्शन होते हैं, तो गवर्नमेंट लोग खुद ही फॉर्म करते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो गवर्नमेंट होते हैं, जब वो इलेक्ट होती है ना, एक बार जब गवर्नमेंट, लोगों ने अपने लिए गवर्नमेंट इलेक्ट की थ्रू इलेक्शंस, वोट देकर, अब क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनते भी कैसे है? इलेक्शंस के जरिए। अब वो क्या करती है ना, वो अपने डिसीजंस को ना, मतलब जो वो डिसीजंस आगे लेती है, वो उसको एक्सप्लेन भी करती है, मतलब जनता को बताती भी है कि हमने ये काम क्यों किया, ये डिसीजन क्यों किया, ये लॉ अप्लाई क्यों किया, ताकि लोग भी अवेयर रहें। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। देखो मोनार्ची है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर लिखा है मोनार्ची। मोनार्ची में क्या होता है? मोनार्ची में होता है यही, द मोनार्च किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्च में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। देखो मोनार्च गवर्नमेंट में क्या होता है ना, या तो एक किंग होता है या क्वीन होती है। मोस्टली ज्यादातर एक किंग ही होता है, जिसके पास मतलब पावर, सारे पावर्स होते हैं डिसीजंस लेने के और गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अब जो मोनार्च होता है ना, उसके पास मतलब किसी किसी मोनार्च सिस्टम में ये होता है कि हो सकता है कि उसके पास एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो, मतलब एक छोटा सा लोगों का एक ग्रुप हो, जिसके साथ मिलकर वो किंग या वो क्वीन डिस्कस करे अपने लॉज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि कौन कौन से डिसीजन हम लेंगे, कैसे हम गवर्नमेंट को रन करेंगे। हो सकता है कि उस मोनार्च के पास, और ये होता भी है, जैसे कि आपको मैं बोलूँ, पुराने जमाने में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके पास अपनी एक छोटी सी, मतलब क्या बोलूँ आपको, वजीर वगैरह होते थे। वो एक छोटा सा ग्रुप होता था लोगों का, जिसमें वो वजीर होते थे, और वो अपने वजीरों के साथ क्या करता, डिस्कस कर रहा था कि हमें अपने लॉज क्या क्या बनाने चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को कैसे रन करें, और हमें कैसे कैसे डिसीजन लेने चाहिए। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. देखो डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि लोगों ने गवर्नमेंट खुद इलेक्ट की, लेकिन इलेक्शंस होने के बावजूद, गवर्नमेंट के बनने के बावजूद, अब क्या होता है ना, किंग और मतलब अब क्या होता है ना, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, ये लॉ क्यों बना है।
लेकिन मोनार्ची में ऐसा नहीं होता। मोनार्ची एक ऐसी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर एक क्वीन या एक क्वीन जब वो डिसीजंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है कि हमने ये लॉ क्यों बनाया, ये डिसीजन क्यों लिया। क्योंकि मोनार्ची में आप मतलब सारे पावर्स तो होती ना, वो किसके पास होती है, वो किंग और क्वीन के पास होती है। हाँ, ये हो सकता है कि उनके पास अपने कुछ वजीर हो, अपनी कुछ मतलब छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल हो जिसके साथ मिलकर वो डिसीजंस करे, किंग और क्वीन डिस्कशन करे कि हमें कौन कौन से लॉज बनाने हैं। लेकिन वंस अगर एक बार उन्होंने फिर लॉ बनाया, एस्टेब्लिश किया, फिर उनको ये बताने की जरूरत नहीं होती है अपनी जनता से कि हमने ये लॉ क्यों बनाया, वो क्यों किया, ये क्यों किया। तो आगे चलता है। डिस्कस, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू इन्वॉल्व decisions that affect them? Give two reasons for your answers। देखो लिखा है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए लिखा है कि मतलब डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है लोगों के लिए टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट इफेक्ट देम, मतलब ऐसे डिसीजंस में मतलब उनको मतलब इंक्लूड करना जो उनके लिए बनाए गए हो। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मतलब हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कोई डिसीजन लेती है ना, तो क्या होता है ना, मतलब वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनमें लोगों का फायदा ही हो। फिर भी अगर अगर कोई वो ऐसा लॉ बनाते हैं, बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाते हैं जिसकी जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना, सिटीजन जो है ना हमारे भारत में, वो उसके खिलाफ होते हैं, फिर क्या होता है ना, मतलब लोग वो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बात माननी पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपना डिसीजन उसको बैक लेती है, वापस लेती है। Why type of government, which type of government would you prefer to have in place you live in? Why? हमारे मतलब आप यहाँ पर ये इन्होंने ये लिखा है कि जहां पर भी आप बच्चे रह रहे हो, आप क्या समझते हो कि वहां पर कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है वाई, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना, मतलब लोगों के पास मतलब क्या होता है ना, पावर होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करे, वो किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाए, वो किसको वोट देके प्राइम मिनिस्टर बनाए, सिंपली। तीसरा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट, करेक्ट दो सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। अब क्या है, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सही है, और जो सही में लिखा गया है वो सही है, और जो गलत लिखा है उसको सही करना है। In a monarchy, the country citizens are allowed to elect whomever they want। देखो लिखा है जो मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां पर क्या होता है ना, जो उस गवर्नमेंट के सिटीजन्स होते हैं ना, बाशिंदे होते हैं ना, उनको ये अलाउ होता है कि वो किसको अपना किंग बनाए, लीडर बनाए। तो ये गलत है, क्योंकि मोनार्ची में क्या होता है ना, मोनार्ची में ऐसा नहीं होता है कि लोग इलेक्शंस कराए, फिर इलेक्शंस के जरिए वो चूज करे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या किंग या क्वीन कौन बने, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, एक लीनेज वाइज रूल चल रहा होता है किंग और क्वीन का, जो मोनार्ची सिस्टम होते हैं, सारे पावर्स किंग या क्वीन के पास ही होती है। अच्छा, दूसरा है इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। यहाँ पर लिखा है कि मतलब क्या है ना, लिखा है कि दूसरे में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर किंग के पास सारे पावर्स होती है कि वो कंट्री को कैसे रूल करे। ये गलत है, डेमोक्रेसी में पहले ही किंग होता ही नहीं है। डेमोक्रेसी में एक सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसके साथ साथ स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और पंचायत राज मतलब लोकल गवर्नमेंट भी होती है। लोकल गवर्नमेंट अगर होगी भी नहीं, फिर भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी चूज कौन करते हैं, लोग ही करते हैं। वहां पर मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में किंग जैसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी क्या है, गलत है, और ये भी गलत है। अच्छा, तीसरा क्या है, इन अ मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्च टेक्स। देखो यहाँ पर लिखा है जो मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे किंग या क्वीन ने कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पर सारे पावर्स किंग या क्वीन के पास है, और मान लो किंग और क्वीन ने कोई लॉ बनाया, अच्छा क्या अब लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किंग को क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने ये लॉ क्यों बनाया।
ऐसा नहीं हो सकता। मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर किंग या क्वीन ने कोई लॉ बनाया, वहां पर यह नहीं हो सकता है कि फिर वहां के लोग उसको क्या करें, उसको चैलेंज करें। फिर वहां के लोगों को ये मतलब क्या होता है, मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है कि वो उन लॉज को फिर फॉलो करें। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। तो तीनों का मैंने आपको जवाब भी बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में लिखा है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. देखो लिखा है कि इंडिया जो है ना, इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोग यहाँ पर खुद चूज करते हैं कि वो किसको मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, और ये है ना, ये मतलब ये कैसे हमने डेमोक्रेसी को अचीव कैसे किया। आप सब जानते हो हमारे भारत में मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे वीर निकले हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गंवाया। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे जो मशहूर है लिटरली में मतलब लिटरली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन जो है मोहनदास करमचंद गांधी। आपने पढ़ा होगा मतलब कैसे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। ठीक है, एंड वो खेड़ा सत्याग्रह कैसे वो लॉन्च किया। तो आपने मतलब हिस्ट्री में आपको ये बहुत पढ़ने को मिलेगा कि कैसे बहुत सारे लोगों ने हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए, बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे हमारे भारत के वीरों ने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। और ये उन्हीं की बदौलत हमें ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिली है। ठीक है, और इसका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है ना, मतलब एक बड़ा जो है ना फीचर, एक बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसमें बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि लोग खुद चुनते हैं कि हमारा जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो कौन होगी, हमारा जो लीडर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कौन बनेगा। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं होता है कि मतलब लोगों को ये हक न दिया जाए कि उनका लीडर कौन बनेगा, जैसे कि मोनार्ची में होता है। ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि लोग खुद चुनते हैं इलेक्शंस के जरिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में लोग खुद चुनते हैं इलेक्शंस के जरिए कि हमारा जो लीडर होगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली referred as representative democracies. In representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. Their representatives meet and take. देखो यहाँ पर भी यही कुछ लिखा है कि क्या होना क्या होता है ना कि मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट है ना, वहां पर ये नहीं होता है कि लोग क्या करते हैं, खुद सारे लोग खुद मतलब इलेक्शन में उतरते, ऐसा नहीं होता है। बल्कि लोग क्या करते हैं, वो अपनी सोसाइटी में या अपनी स्टेट में क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एक मतलब कुछ ऐसे बंदे चुनते हैं जो कि उनके मतलब क्या होते हैं ना, मतलब जिनको वोट देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, मान लो पंचायत राज सिस्टम है, तो लोग क्या करते हैं, गांव में अपने पंच चुनते हैं और उनका एक सरपंच होता है, उसको भी लोग ही चुनते हैं। तो वो सरपंच कौन होगा, उसके अंडर कौन से पंच होंगे, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये उस गांव के लोग डिसाइड करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं। और ऐसा स्टेट लेवल पे भी होता है, ऐसा ही सेंट्रल लेवल पर भी होता है। सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो लोग खुद इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं अपनी गाँव से, फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उनको वोट्स देते हैं और अपने हिसाब से, अपने विलिंगनेस से अपनी मतलब अपनी मनपसंद गवर्नमेंट बनाती है जो लोगों के लिए अच्छी हो और लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो लोग ही अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं बाय गिविंग वोट। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग इलेक्शन में उतरते हैं, नहीं, बल्कि लोग किसी ऐसे बंदे को चुनते हैं या कुछ ऐसे बंदों को चुनते हैं, कुछ ऐसे पर्सन को चुनते हैं जिनको वो खुद रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, फिर उनको वोट्स देते हैं, फिर अपनी पसंद की गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is now as universal adult
franchise. This mean to all the adults in the country are allowed to vote. देखो यहाँ पर भी यही लिखा है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो बाद में क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनता है या कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है या काउंसिलर मिनिस्ट्री बनती है या प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्ड्स पे गौर करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग ही इलेक्ट करते हैं और फिर वो लोगों के लिए ऐसे डिसीजंस और ऐसे लॉज बनाते हैं जो पूरे लोगों के लिए भारत में या पूरी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फायदेमंद हो। फिर लोग उनको विलिंगली, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी मर्जी से उनको फॉलो करें। ठीक है, तो आगे भी यही लिखा है, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। Can you believe that there was a time when a government did not allow women and the poor to participate in elections? क्या आपको पता है कि मतलब एक वक्त ऐसा भी था जब मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी, ये भी एक वक्त ऐसा था मतलब बहुत पहले पास्ट में कि गवर्नमेंट जो है ना वो अलो नहीं करती थी कि जो औरतें हैं, वुमेन जो औरतें हैं और जो मतलब गरीब है, उनको ये अलो नहीं था, गरीबों को और वुमेन को, कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्मर्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वेर एजुकेटेड टू वोट। देखो जो पहले की गवर्नमेंट हुआ करती थी ना, वहां पर क्या था कि जो अमीर लोग होते थे ना और जो सिर्फ मर्द होते थे, एक दूसरे मर्दों को और उन मर्दों को, उन मैन को जो कि अमीर हुआ करते थे और जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे थे, उनको ही वोट देने का हक था। कहाँ? पहले की गवर्नमेंट्स में। अब देखो क्या है इसका मतलब ये हो कि जो मतलब इसका मतलब ये था कि जो मतलब औरतें हैं ना, लड़कियां हैं ना, या जो वो लोग हैं जो कि पुअर क्वालिटी में आते हैं, जो मतलब गरीब थे और जो जिन्होंने पढ़ा नहीं था, जो अनएजुकेटेड लोग थे, उनको ये अलो नहीं था कि वो वोट दे सके। ठीक है, ये कब था? ये पहली की गवर्नमेंट्स में था। The government was the government by the rules and regulations that these few men made. अब जो उस वक्त की गवर्नमेंट हुआ करती थी ना, वो ऐसी गवर्नमेंट हुआ करती थी जो कि कुछ लोगों ने चुनी हुई थी, कुछ ऐसे मर्दों ने, आदमियों ने चुनी हुई थी जो कि अमीर थे और मतलब एजुकेटेड थे। और उस गवर्नमेंट में ये नहीं था कि वो गवर्नमेंट औरतों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हो या गरीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, वो बस अमीरों की बनाई हुई गवर्नमेंट हुआ करती थी। ये भी एक वक्त था बहुत पहले का, पास्ट में। अब आगे लिखा है, इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this participate and demanded that all the adults have the right to vote. This is known as यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले, आप जानते हो 1947 से पहले हमारा जो भारत था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो क्या है ना कि उस वक्त भारत के आज़ाद होने से पहले क्या था कि ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। एक मतलब स्मॉल माइनॉरिटी लोगों का एक छोटा सा ग्रुप अलाउ था जो वोट दे सके। और वो क्या करते थे, देयरफॉर दे केम टुगेदर टू determine the fate of the majority. Several people including Gandhi were shocked. देखो उस वक्त क्या हुआ करता, भारत के आज़ाद होने से पहले एक लोगों का छोटा सा ग्रुप हुआ करता, वही अमीर वगैरह लोग जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते, जो अमीर हुआ करते थे, वो क्या करते, वही क्या करते, अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते थे। वो खुद चूज कर रहे थे कि हम मतलब हमारा लीडर कौन होगा, हमारे मतलब क्या बोलूँ प्रोविंसेस में या हमारे गांव में, मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, चाहे वो मतलब स्टेट लेवल पर हो या बड़े में पैमाने पे हो। ठीक हो, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे क्या होता, जो गांधी जी है ना हमारे, या अदर जो उस वक्त के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, स्पेशली गांधी जी, वो भी क्या थे, मतलब ये जो मतलब था ना, ये जो अनफेयर डिसीजन था ना, वो मतलब कि एक लोगों का छोटा सा ग्रुप खुद मतलब गवर्नमेंट को मतलब इलेक्ट करता, चूज कर रहा था, बाकी जो गरीब लोग थे या औरतें थी उनको ये हक नहीं था। तो मतलब गांधी जी ने भी इस अनजस्टिस मतलब इनजस्टिस के खिलाफ, ये जो मतलब क्या था, ये जो जुल्म था, इसके खिलाफ उन्होंने भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसके अगेंस्ट उन्होंने भी मतलब आवाज उठाई। और फिर उन्होंने भी डिमांड की कि जो ऑल एडल्ट्स हो, जो सारे लोग एडल्ट्स हो, चाहे वो मैन हो या वोमेन हो, जो भी एडल्ट्स हो, उनको ये अलाउ होना चाहिए कि वो भी वोट दे सके, उनको भी राइट टू वोट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यही जो है ना कि सारे एडल्ट्स को राइट टू वोट होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यहाँ से राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड। देखो यंग इंडिया जो यहाँ पे वर्ड है ना, यंग इंडिया, ये एक्चुअली में उस वक्त का एक मैगजीन था, इसलिए यहाँ पे जर्नल लिखा है। उस वक्त का एक जर्नल था, एक मैगजीन था, अखबार समझ लो, जो कि पब्लिश होता वीकली। तो 1931 की बात हो रही है, 1931 में। तो उसमें ना गांधी जी ने उस टाइम पे लिखा था, छापा था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नॉट वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। गांधी जी ने उसमें लिखा था कि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक ऐसा आदमी या एक ऐसा बंदा जो कि अमीर है, जिसके पास माल है, जिसके पास माल और दौलत है, सब कुछ है, उसको वोट देने का हक हो, लेकिन एक ऐसा आदमी या एक ऐसा बंदा जो कि गरीब हो, जिसका कैरेक्टर, जो कि गरीब तो हो, जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो उतना, लेकिन उसका जो कैरेक्टर हो वो साफ हो, लेकिन उसके पास वोट देने का हक ना हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और that a man who works honestly by the sweat of his brow, day in and day out, should not have the vote for the crime of being a poor man। और गांधी जी इसमें ये भी बोला कि मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक ऐसा बंदा जो कि ईमानदार हो, सच्चा हो, जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करता हो, अपनी मेहनत से हलाल, जो बोलते हैं ना हलाल, साफ रोटी कमाता हो, हलाल रोटी कमाता हो अपने लिए, और जो ईमानदारी से हर काम करता हो, और वो अपना वोट नहीं दे सकता, वो वोट नहीं दे सकता, वो उसकी वजह और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि उसका रीज़न सिर्फ ये हो, उसका गुनाह सिर्फ ये हो कि वो एक गरीब आदमी है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये अल्फाज किसके थे? मोहनदास करमचंद गांधी के। किस में छापे थे उसने? उस टाइम की एक मैगजीन में 1931 में, जो कि था यंग इंडिया, कि मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि जो मालदार है, जो अमीर है, उनको वोट देने का हक हो, लेकिन जो ईमानदार मेहनती गरीब हो उनको वोट देने का हक ना हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है गवर्नमेंट, ये यहीं पे खत्म हो जाता है, जो कि था चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिविक्स।